बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे कार्डिक टेम्पोनेट। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन कि कार्डिक टेम्पोनेट होता क्या है। तो कार्डिक टेम्पोनेट इज़ एक्यूट हार्ट फेलियर ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ द हार्ट एज ए रिजल्ट ऑफ लार्ज पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो बेसिकली ये हार्ट फेलियर है और किस वजह से होता है, कंप्रेशन की वजह से होता है। हमने पढ़ा था एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में कि हमारे हार्ट के अराउंड एक मेम्ब्रेन होता है, उसको हम पेरिकार्डियम कहते हैं। उसके दो लेयर्स होते हैं, एक विसरल होता है, एक पेराइटल होता है, और इन दो लेयर्स के बीच में स्पेस होती है, उसको हम पेरिकार्डियल स्पेस कहते हैं। और उसमें फ्लूइड होता है, उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। वो फ्लूइड जो है नॉर्मली 50 ml होता है। अब ये फ्लूइड अगर 50 ml से ज़्यादा हो जाए तो हम इसको पेरिकार्डियल इफ्यूजन कहते हैं, और अगर मैसिव इफ्यूजन हो जाए तो फिर ये हार्ट को कंप्रेस करता है। अब इसमें देख सकते हैं ये नॉर्मली स्पेस इस तरह है। अब ये यहाँ पर फ्लूइड आ चुकी है, ब्लड है, पस है, कोई भी चीज़ हो सकती है, और उसने हार्ट को जो है कंप्रेस किया हुआ है। अब ये हार्ट रिलैक्स ही नहीं हो रहा। जब रिलैक्स नहीं हो रहा तो ये बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा नहीं कर पा रहा और हार्ट जो है वो फेल हो गया। ठीक है, तो उसको हम कार्डिक टेम्पोनेट कहते हैं। अब इसके काजेज़ है, तो काजेज़ पेरिकार्डाइटिस हो सकती है, हर किस्म का पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। जैसे हमारे पास सीरस हो गया, हेमोरेजिक हो गया, पारुलेंट हो गया, ये सारे पेरिकार्डाइटिस जो है ये इसके काज हो सकती है। ट्रामा हो सकता है, ट्रामा होगा चेस्ट वॉल को, हार्ट को, तो यहाँ पर जो है ब्लड आएगा, ब्लड जमा होगा इस पेरिकार्डियल स्पेस में और फिर इसकी वजह से हार्ट कंप्रेस होगा। रप्चर ऑफ वॉल एमआई की वजह से, पोस्ट एमआई पेशेंट में अक्सर जो है ये वॉल जो है ये रप्चर हो जाता है और ब्लड निकलता है, स्पेस में जमा होता है और फिर हार्ट को जो है कंप्रेस करता है। अच्छा, इसके अलावा अब इसके क्लिनिकल फीचर्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जो है वो बीपी जो है वो डिक्रीज़ होगा, क्योंकि हार्ट जो है वो पंप नहीं कर पा रहा सही से, तो बीपी जो है वो कम होगा, हाइपोटेंशन में पेशेंट जाएगा। ठीक, इसके बाद टैकिकार्डिया होगा। पेशेंट जो है उसका हार्ट जो है अभी कंपनसेट करने के लिए हार्ट रेट को बढ़ाएगा, तो उसको डिस्पनिया होगा पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट का जो है वो लंग्स को इस तरह ब्लड नहीं जा रहा, ऑक्सीजनेशन उसकी नहीं हो रही, तो पेशेंट को जो है डिस्पनिया होगा। पेशेंट कोलैप्स कर जाता है क्योंकि ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई नहीं जा रही। पल्स पैराडॉक्सिस होगा, जो बीपी है वो डिक्रीज़ होगी रिस्पायरेशन के साथ। ठीक है, हमारी जो बीपी होगी वो डिक्रीज़ होगी रिस्पायरेशन के साथ। जिस तरह पेशेंट इंस्पायरेट करेगा तो पेशेंट की बीपी ड्रॉप हो जाएगी। उसके बाद है कॉस्मोसाइन, तो जो हमारा जीवीपी होता है वो रेज्ड होगा इंस्पायरेशन के साथ, तो उसको हम कॉस्मोसाइन कहते हैं। ठीक है, हार्ट साउंड्स जो है वो सॉफ्ट होंगे, क्योंकि हार्ट के अराउंड जो है फ्लूइड है, ब्लड है, पस है, उसकी वजह से हमें हार्ट के साउंड्स जो है वो सॉफ्ट साउंड सुनाई देंगे। अच्छा, अब इन्वेस्टिगेशंस की तरफ आते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में हम ईसीजी करेंगे। ईसीजी जो है हम एक्यूट पेरिकार्डाइटिस को रूल आउट करने के लिए, एमआई को रूल आउट करने के लिए करेंगे। एक्सरे करेंगे तो हमें कार्डियोमेगेली नज़र आएगी। ठीक है, बेग हार्ट होगा। ईको करेंगे तो पेरिकार्डाइटिस और इन चीज़ों के अलावा हमें अगर कोई और डिफॉर्मिटी है तो उसका भी पता चल सकता है। ठीक है, वाल जो है वो रप्चर हुआ है तो उसका भी पता चल सकता है ईको से। ये तो हो गए इसके इन्वेस्टिगेशंस। अब इन्वेस्टिगेशंस के बाद है मैनेजमेंट। तो ये एक्यूट इमरजेंसी है। जैसे ही आप डायग्नोज कर ले कि ये कार्डिक टेम्पोनेट है तो आपने एक्शन लेना होता है। सबसे पहले है परक्यूटेनियस पेरिकार्डियोसेंथेसिस। तो आप यहाँ से एक नीडल जो है इंसर्ट करते हैं और उस नीडल के थ्रू जो है वो ये जो ब्लड है, पस है, फ्लूइड है, उसको निकालते हैं, तो पेशेंट के जो सिम्टम्स है वो इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके अलावा है सर्जिकल इंटरवेंशन। तो सर्जिकल इंटरवेंशन में अगर ये पेरिकार्डियोसेंथेसिस जो है ये फेल हो जाए तो हम जो है सर्जिकल एक्सप्लोरेशन करते हैं और पेशेंट के जो हार्ट है उसकी जो पेरिकार्डियम उसको ओपन करते हैं और फ्लूइड को निकालते हैं। ठीक है, और जो जो पेरिकार्डिक टेम्पोनेट है उसके जो सिम्टम्स है वो रिलीफ हो जाते हैं। तो ये शॉर्ट सा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू।